नमस्कार। तो बात करेंगे मुख्य सेविका ज्वाइनिंग के समय जो भी डॉक्यूमेंट आपके लगने हैं उस पर बात होगी। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे यहाँ पर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, वो तो खैर यहाँ पे लिखा है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे लिखे हैं कि जो बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को कि कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, तो इन सब पर बात यहाँ पर होगी। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हैं, जो नियुक्ति पत्र आपको मिला होगा तो उसमें ही देखोगे तो नीचे दिया है कि चयनित अभ्यर्थी को जनपद में योगदान करते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। देखो अभी ये क्या है कि आपका नियुक्ति पत्र है, अपॉइंटमेंट लेटर है, यानी कि आप विभाग के एम्प्लॉय बन चुके हो, लेकिन अभी आपको काम नहीं दिया गया है। वो काम दिया जाएगा मतलब जब ज्वाइनिंग आपकी होगी। और ज्वाइनिंग कैसे होगी, तो अभी डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा आपको 1 तारीख से लेकर 7 तारीख का टाइम दिया गया है कि इसमें एक पोर्टल उन्होंने बनाया है, उसको आपको लिंक वगैरह दिया गया होगा ग्रुप पे, तो उसी पे जाके आप जो है ये भरोगे। 7 दिन का टाइम है, 7 दिन के अंदर आपको भरना पड़ेगा ये। तो अपना जिला वगैरह भर देना कि जो जो जिला आपको चाहिए हो, तो उसमें से वो देखेंगे मेरिट के हिसाब से आपको जो है वो जिला आपको मिलेगा। तो ये तो सब बात हो जाएगी। फिर जैसे आपको जिला अलॉट हो जाएगा कि हाँ आपको फलाना जिला मिल गया, तो उस जिले में जाओगे जब, तो वहाँ पे आपको ये कुछ कागज़ सबमिट करने पड़ेंगे, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे, वहाँ पे जमा करने पड़ेंगे। उसके बाद जमा करने के बाद फिर आपको काम दे दिया जाएगा। फिर बताएंगे वो लोग, ट्रेनिंग वगैरह चलेगी, जो भी रहेगा वो सब चलता रहेगा। उसी दिन से आपकी सैलरी बनना शुरू हो जाएगी। बात ये। तो यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं, कुछ लोग बड़ा कन्फ्यूज हो रहे हैं कि ये क्या परमानेंट नहीं है क्या। तो देखो यहाँ लिखा है 3 नंबर पर, यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। क्या है? टेम्परेरी। तो ये देखो हर में सब में रहता है, कोई वैकेंसी आती है तो उसमें हर जगह यही होता है। स्टार्टिंग के 2 साल यही होता है, परीक्षा अवधि बोलते हैं उसको, ये रहती है हर जगह। क्योंकि होता है क्या नहीं कि ऐसा अगर ये ना करें तो इंसान जाते ही भ्रष्टाचार करना शुरू कर देगा। इसलिए क्या होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक डर पैदा हो, फिर धीमे धीमे करके विभाग के माहौल में ढल जाएगा वो। तो इसलिए थोड़ा सा रखा जाता है यहाँ पर कि थोड़ा सा जो है अवेयर रहें और अलर्ट रहें। तो ये नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, जिसकी परीक्षा अवधि 2 साल की होगी। और परीक्षा अवधि में सेवाएं संतोषजनक न पाए जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने, यानी कि आप काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो, पता लगे आपको जो काम दिया गया हर मतलब उसमें काम में गलती पे गलती कर रहे हो, तो आदमी ऊब जाएगा ना भाई। आपका जो भी सीनियर होगा कहेगा यार तुमको बता बता हम परेशान हो चुके, काम ही नहीं कर पा रहे हो। तो अगर संतोषजनक काम नहीं कर पा रहे हो या फिर अनियमितता, मतलब क्या होता है कि पता लगे आप जो है जहाँ पर भी जा रहे हो, पता लगे वहाँ पर कहीं 50 रुपये लेके आ रहे हो, कहीं 100 रुपया लेके आ रहे हो, तो ये सब खेल अगर शुरू से करना शुरू कर दिए ना तो भी दिक्कत है। अगर ये सब चीज़ें पाई गई तो परीक्षा अवधि को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, यानी कि मौका देंगे कि चलो ठीक है 6 महीने और देख लेते हैं इसको, अगर शायद सुधर जाए। होता नहीं कि आदमी कहते हैं कि थोड़ा बिगड़ा है, थोड़ा मौका दे दो उसको, हो सकता है शायद सुधर जाए, तो थोड़ा मौका वो देंगे, बढ़ा सकते हैं। या बिना बढ़ाए, यानी कि बिना कारण बताए, अगर उनको लग गया कि दिक्कत ज़्यादा है तो फिर बिना कारण बताए उक्त पद की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं यानी कि आपको हटाया भी जा सकता है। देखो जनरली ऐसा होता नहीं है, बस ये पॉइंट रहता है, हर जगह रहता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप जाते ही शुरू कर दोगे। तो ये आपको 2 साल तक बहुत तरीके से काम करना है, किसी प्रकार से कोई भी पैसा रुपया दे। क्योंकि होता नहीं कि आजकल देखा होगा एंटी करप्शन वाले भी घुमा करते हैं, वो लोग क्या करते हैं तरीके से पकड़ते भी हैं। वो क्या करेंगे, जो भी आपके अधीनस्थ होंगे, यानी कि मान लो आंगनबाड़ी वर्कर आपके नीचे काम कर रही हैं, तो वो उन्हीं के माध्यम से पकड़ेंगे आपको। भाई जाहिर सी बात है कि डायरेक्ट तो पकड़ नहीं पाएंगे, तो पता लगे पैसा उनको दिए आंगनबाड़ी वर्कर को कि ये वाली नोट उनको देनी है, और जैसे पहुँचे वो वाली ले लिए और तुरंत वो पकड़ लेंगे कि अच्छा ये वाली नोट उस नोट में ये नंबर पड़ा है, पकड़ में आ गया। तो मतलब वो तरीके से लेते हैं, पकड़ते हैं। बात ये तो इसलिए क्या है कि बहुत सावधानी से काम करना है। 2 साल तक तो मतलब किसी प्रकार से कोई भी गलत तरीके से कुछ भी आपको मिले कहीं से भी बिल्कुल मत लेना, ठीक है। 2 साल तक मतलब क्या करना है आपको, प्रॉपर तरीके से ईमानदारी से अपनी सैलरी पे ही रहना है, कहने का मतलब ये उसके बाद मतलब ये नहीं कि उसके बाद ही शुरू कर देना है, क्योंकि क्या है कि भाई पकड़े जाओगे। क्योंकि आप देखा होगा ना बहुत सारी भर्तियां होती हैं, पता लगे 2-4 महीने जॉब किए उसके बाद पकड़ गए, और पकड़ गए तो नाम खराब ही होता है ना। बात ये तो इसलिए नौकरी देखो अच्छी है, रेपुटेड जॉब है, पैसा अच्छा है, इसमें ऐसा तो नहीं कि पैसा कम है तो इधर उधर खेल करना शुरू करोगे। तो इसलिए सैलरी पे ही रहना, बाकी सब चीज़ें मत करना, क्योंकि 2 साल तक अगर कुछ करते पकड़े गए तो नौकरी से हटाए भी जा सकते हो। तो इसलिए बहुत ध्यान देना इस 3रे नंबर को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसके बाद ये चयनित अभ्यर्थी को जनपद में योगदान करते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। जब आप ज्वाइन करोगे तो उस समय आपको कुछ कागज यहाँ पर
देने होंगे। कौन कौन से? पहला नंबर ये है, शैक्षिक योग्यता संबंधित समस्त अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधियों की स्वप्रमाणित प्रति। इसका मतलब क्या है कि आपका 10th हो गया, 12th हो गया, और ये आपका स्नातक यानी कि जो BA BSc जो भी लगा रखे हो ये तो ये सबका अंक प्रमाण पत्र यानी कि जो मार्कशीट है और जो सर्टिफिकेट होता है, किसी किसी में तो कब मिला हो, मतलब दोनों एक ही में रहेगा, हाई स्कूल इंटर का, किसी किसी का पुराने वाले लोगों का अलग अलग होगा। अब जो नए आ रहे हैं आजकल तो उसमें एक ही में रहता है। मतलब कहने की यही है कि जो भी डॉक्यूमेंट सब DV के समय लगाए थे वो सब लेके जाना है यहाँ पर हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन इन सबके आपके प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों, और खुद के साइन नीचे कर लेना, खुद का नाम नीचे लिख लेना, बस ये स्वप्रमाणित हो जाएगा। तो यानी कि पहला नंबर क्लियर हो गया होगा, इसमें सिंपल सा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। सेकंड नंबर क्या है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी इसको बोलते हैं CMO, चीफ जो मेडिकल ऑफिसर होता है, CMO यानी कि जो भी आपका जिला अस्पताल होता है वहीं पे इनका क्या बोलते हैं ऑफिस होता है CMO का। तो CMO द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल रूप से, वैसे तो अभी आपने बनवाया होगा, सबने बनवाया था नियुक्ति पत्र के समय, वैसे वो वाला जमा तो हुआ नहीं होगा, अगर जमा ना हुआ हो तो वो वाला अगर रखा हो तो वही वाला, नहीं तो फिर दूसरा बनवा लेना, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल रूप में, कहने का मतलब ये है कि इसकी फोटो कॉपी नहीं लगेगी, ये ओरिजिनल लगेगा तो कोई बात नहीं, अगर ना हो तो दोबारा वहीं से बनवा लेना जहाँ से बनवाए थे, तो ये आपको ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा, बात ये। तीसरा पॉइंट क्या दिया है? 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त मूल चरित्र प्रमाण पत्र, अच्छा प्रदत्त मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो पिछले 6 महीने से पूर्व की अवधि का न हो अच्छा, तो मतलब 2 राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा जो है जो प्रदत्त हो मूल चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी कैसे? राजपत्रित अधिकारी यानी कि जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं, तो उनसे आपको बनवा के ले जाना पड़ेगा। ये 2 राजपत्रित मतलब 2 बनवाना पड़ेगा अलग अलग से, 2 अलग अलग से जो है आपको ये करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो ये कोई भी आपको अगल बगल कोई भी हो तो बन जाएगा। डॉक्टर वगैरह जो होते हैं सरकारी वाले वो भी बना देंगे मेन दिक्कत कर रहा है यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट, 4 नंबर और 5 नंबर, क्योंकि सबको यहाँ सब बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि चल अचल संपत्ति का घोषणा पत्र जो है ये, तो ये जो कैसे बनेगा चल अचल संपत्ति। देखो होता है क्या नहीं कि आजकल मतलब भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होने लगा ना भाई, कोई भी इंसान देखोगे तो नौकरी के अंदर घुसा, वैसे अब इसे इसी नौकरी की बात करें, सालाना इसमें जो भी रहेगा करीब 5 लाख का रहेगा भाई, 40,000 सैलरी बनेगी तो 4,80,000 होता है साल का, 4,80,000 होगा, तो 4,80,000 होता है। लेकिन होता है क्या नहीं कि लोग देखो नौकरी में जैसे जाते हैं उसके बाद देखो बड़ी बड़ी कोठियाँ खड़ी कर ली है, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद ली है, तो ये कहाँ से आता है पैसा भाई? सैलरी अगर आपकी 40,000 है और पता लगे महीने का लाखों रुपये का सामान आपके घर पे आ रहा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि पैसा कहीं ना गलत तरीके से आ रहा होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर पहले अचल संपत्ति का जो है ये घोषणा पत्र ये पहले भरवा लेते हैं, कि आपको देख लिया जाएगा कि आपके नाम से, मान लिया कि जो भी चीज़ें आपके नाम से हैं इस समय वो सब डिटेल ले ली गई। अब मान लो कल को जांच आपकी पड़ेगी, पता लगा देखा गया कि बहुत इन्होंने संपत्ति बना ली है, कल जांच आपको पड़ी तो फिर देखा जाएगा कि यही वाला लेटर जो आप यहाँ पे लगाओगे ज्वाइनिंग के समय, देखा जाएगा कि इन्होंने क्या क्या दिखाया था। पता लगा इन्होंने दिखाया था कि हमारे पास जो है वर्तमान में 10 लाख रुपये केवल है, और पता लगे 4 साल जॉब करने के बाद टोटल इनकी संपत्ति बन रही है 1 करोड़ की, तो 10 लाख से अगर 1 करोड़ हुआ तो 90 लाख बढ़ गया ना, 90 लाख बढ़ा 4 साल में, और सैलरी 1 साल कितनी है? 4,80,000 मान लो, 5 लाख मान लिया तो 5 को 20 लाख होता है, हो गया 90 लाख, तो ये कहाँ से आया इतना 70 लाख? तो इसी प्रकार से वो होता है, पकड़े जाते लोग तो इसीलिए क्या करते हैं ये लोग मतलब भरवा लेते पहले से, ताकि कम से कम रहे, कल को जब जांच वाँच होगी किसी प्रकार से, जब कोई भ्रष्टाचार करेगा। लेकिन नॉर्मल केस में नहीं होता, जब लोग बहुत बड़े स्तर पे जब काम करते हैं तो उनमें सब चीज़ें होती हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे स्तर पे करते भ्रष्टाचार, मतलब कुछ लोग होते थोड़ा बहुत ले लिए उससे काम चलता रहता है, कुछ लोग क्या नहीं सीधा सीधा को ट्रकें पार कर दिए, तो उनके लिए होता है ये तो चल अचल संपत्ति का घोषणा पत्र यहाँ पर देना पड़ेगा। ये देखो बनेगा कैसे, देखो जो अचल संपत्ति का बनेगा यहाँ पर, देखो चल तो आपको ही पता होगा, उसके बारे में जानकारी किसी को नहीं होगी। तो चल का मतलब वही जो भी आपका बैंक बैलेंस है तो वो आपको पता ही होगा ना कि आपके अकाउंट पे कितना पैसा है। पहली बात तो देखो जिनका शादी भी नहीं हुआ है उनके अकाउंट में कौन पैसा रहेगा, तो जिनके अकाउंट में मान लो पैसा वगैरह है कि आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसा हो तो आपको दिखा देना, ठीक है, क्योंकि दिखाना ज़रूरी है, नहीं बाद में दिक्कत मान लो कभी हो।
तो मान लिया कि अगर आपके अकाउंट में 10 लाख 5 लाख रुपया अगर है तो दिखा देना कि हाँ भाई इतना रुपया है। और मान लिया कोई आपने एफडी उफडी करा रखी है, कोई आपका फिक्स डिपॉजिट हो रखा है कि आपका 10 लाख का 20 लाख का जो भी है, होता नहीं कि भाई कुछ लोगों का, कुछ लड़कियों का हो सकता है फिक्स डिपॉजिट होगा ही होगा कि 10 लाख का एफडी है या 20 लाख का एफडी है, तो जो भी हो एफडी वगैरह तो अपना दिखा सकते हो यहाँ पर कि हाँ हमारा इतने लाख का एफडी है और ये हमारे इतने रुपया अकाउंट में जमा है, इतनी सब बातें जो भी हों वो दिखा सकते हो इस पर। दूसरा यहाँ पर जो अचल संपत्ति वाला ये है ना, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा। वैसे तो ये अभी मैंने बात किया, मित्र मेरे लेखपाल हैं तो उससे बात हुई, तो वहाँ पर वो बनाते भी, वो तो उसने बनाया भी है, तो लेखपाल से भी बन जाएगा ये। वैसे मतलब बनेगा तहसीलदार ही साइन करेगा उस पर, तो लेकिन लेखपाल वगैरह रिपोर्ट वगैरह बना के दे देगा। वैसे जो लड़कियां जिनका शादी नहीं हुआ है तो उनके नाम से तो कुछ रहता नहीं है, तो वो अपना जाके किसी लेखपाल से बात कर लेना या कोई तहसील में जाके अपने वकील से बात कर लेना, वो भी मतलब रिपोर्ट लगवा के, प्रोसेस वही होता है लेखपाल के माध्यम से या फिर तहसीलदार से ही बनेगा, तो वो वकील भी करवा देगा, लेखपाल भी करवा देंगे। तो उसमें आपका लिख जाएगा कि भाई आपका जो नाम से कोई खेत वेत नहीं है या कोई मकान वकान नहीं है। अगर आपके नाम से कोई मकान हो, कोई 4 पहिया की गाड़ी वगैरह आपने खरीद रखी हो, तो ये सब चीज़ें आप दिखा देना। भाई होता नहीं, कुछ लोगों को हो सकता है कि नाम से गाड़ी वाड़ी खरीदा हो, 4 पहिया गाड़ी हो, या मकान वकान कोई खरीद रखा हो उसी के नाम से हो जो कैंडिडेट इसमें है, या फिर कोई एफडी वगैरह हो गई, तो इस प्रकार से जो है, या फिर मान लो कोई गाड़ी वाड़ी जो भी है, तो इस प्रकार से तो इस पर आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये आपको बाकी जैसे कि जो बैंक वैंक वाला जो सीन है इधर, अचल संपत्ति वाला देखो क्या करना, दो समझ रहे हैं यहाँ पर क्या है। चल वाले की बात करेगा तो इसका बनवा देना एफिडेविट, ठीक है। ये बाकी जो अचल संपत्ति है इसके लिए क्या है कि आप किसी वकील से बात कर लेना या फिर अपना लेखपाल से बात कर लेना, ये लेखपाल या वकील, तो ये जो है रिपोर्ट लगा देंगे उसमें। जिसके पास नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, वो लिख के दे देंगे कि इनके नाम से ऐसा कुछ है नहीं, तो बस उसी में अपना जो भी तहसीलदार वगैरह होंगे साइन वगैरह हो जाएंगे, बात खत्म। तो वही रिपोर्ट आप लगा देना, उसमें बात खत्म। तो ये आपका चल अचल संपत्ति का समझ में आ गया होगा। चल में क्या है कि एफिडेविट एक बनवा देना, तो उसमें लिखवा देना कि हमारे पास कोई भी पैसा रुपया अकाउंट पे हमारे नहीं है, या अगर हो बड़ा अमाउंट हो तो दिखाना, बाकी 1500 नहीं बताने इसमें कि हाँ हमारे अकाउंट में 1000 रुपया है, 2000 रुपया है, ये सब मत दिखाना, ये सब कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन आपके पास बड़ा अमाउंट कोई हो तो आप बता सकते हो उसमें, ठीक है। तो चल के लिए एफिडेविट बनवा लेना, एक एफिडेविट 10 रुपये का एफिडेविट, उसमें में सब साइन पाइन हो जाएंगे, सब हो जाएगा। अचल संपत्ति के लिए आपको जो है लेखपाल या वकील से बात कर लेना, तो वो बनवा देंगे, ठीक है। तो चल अचल संपत्ति का क्लियर हो गया होगा आपका। दूसरा यहाँ पर दिया है विवाहिता और अविवाहित वाला, ये इसके लिए करना क्या पड़ेगा, जो लोग विवाहित हैं पहली बात तो उनकी बात कर लेते हैं। तो विवाहित के लिए क्या करना पड़ेगा, तहसील में ही जो रजिस्ट्रार होते हैं, तो रजिस्ट्रार ऑफिस पे ही आपका मैरिज सर्टिफिकेट वहीं से बनता है। क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि आपको संबंधित प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, ये तो सर्टिफिकेट आपको लगेगा इस पर। तो अपना जाना तहसील पे, और तहसील में ही अपना किसी वकील से बात कर लेना, तो वकील के माध्यम से करवाओगे तो जल्दी हो जाएगा, तुरंत हाथों हाथ हो जाएगा। थोड़ा बहुत पैसा पड़ेगा अपना दे देना, क्योंकि होता है कि नहीं, आपको पता है कि हर जगह आजकल बिना पैसे कहीं काम होता नहीं है। पैसा दे दोगे काम जल्दी हो जाएगा, और नहीं तो फिर दौड़ाएंगे कि कल आना परसों आना, ही होता रहेगा। इसलिए क्या है कि अपना जाके वकील से बात कर लेना, क्योंकि ऐसे खुद परेशान हो जाओगे तो परेशान कर देंगे वो, वकील के माध्यम से करवा लोगे जल्दी हो जाएगा ये। तो विवाहित के लिए क्या है कि अपना, वैसे इसमें लगते तो खैर गवाह भी लगते हैं, 2 लड़की पक्ष के 2 लड़के पक्ष के लगते हैं इसमें वैसे, बाकी अपनी तहसील पे जाके बात कर लेना, हो जाए जैसे भी हो जाए। तो अगर ऐसे हो जाए तो बात ही अलग है। तो विवाहित वाला तो ऐसे हो जाएगा। बाकी जो अविवाहित वाला है इसके लिए क्या करना है कि एक एफिडेविट बनवा लेना, एफिडेविट पे लिखवा देना कि मतलब कि मैं फला नाम और पिताजी का नाम ये, और जो भी आपका एड्रेस वगैरह होगा तो सिंपल सा लिखवा के उसमें कि मेरा अभी विवाह नहीं हुआ है, आज की तारीख तक मेरा विवाह नहीं हुआ है। बस इतना लिखवा के हो जाएगा, आपका साइन वगैरह कर दोगे, बात खत्म। तो ये आपका एक, ये भी वकील के माध्यम से हो जाएगा, वकील से बात कर लेना, वो एफिडेविट तुरंत ही बन जाएगा, हाथों हाथ का काम है, कुछ इसमें करना नहीं पड़ेगा। तहसील पे अपना जाना, ये सारे दोनों काम हाथों हाथ वाले हैं। तो ये दोनों समझ में आ गया होगा, 4 नंबर और 5 नंबर। 6 नंबर में देखो दिया है कि आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, आरक्षित श्रेणी में होने की स्थिति में की प्रमाणित प्रति। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी आरक्षण संबंधित है, जैसे कि आपका
ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये हो गया, या फिर जो भी आपका क्षैतिज वाले हो गए, पीएच का हो गया, ये जो भी उसमें थे आपका फ्रीडम फाइटर, जितने भी आरक्षण आपको मिला है, तो आरक्षण वाला कागज़ आपको यहाँ पे लगवाना पड़ेगा। ये वो तो वैसे भी आपके पास है ही है, वही लगा देना, पुराना वाला जो आपके पास में है, यानी जो डीवी के समय दिखाए थे ना, वही वाला लिए रहना। 7 नंबर में दिया है, अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि मुख्य सेविका के पद पर चयन हेतु प्रस्तुत अभिलेख या प्रपत्र एवं योगदान करते समय प्रस्तुत किए गए समस्त अभिलेख सूचनाएं सत्य हैं, कोई भी सत्य छिपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में यदि कोई सूचना अभिलेख असत्य पाए जाते हैं तो नियुक्ति निरस्त कर दी जाए। तो ये तो देखो करवाते हैं, हर जगह करवा लेते हैं, ताकि ये मान लो कि इन जो बातें हो रही हैं यहाँ पर, अगर इनमें से लास्ट में कोई दिक्कत पाएगी कभी भी, तो वो नियुक्ति आपकी निरस्त हो सकती है। ये नियुक्ति पत्र जनपद पे तैनाती के संबंध में नहीं है। जनपद तैनाती के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किया जाएगा। सेवा काल की गणना जनपद में योगदान की स्थिति से माना जाएगा। देखो बताया था अभी ना, सेवा काल आपका तभी माना जाएगा जिस दिन से आप ज्वाइन कर लोगे, ठीक है, उसके बाद ही आपको वेतन वगैरह भुगतान किया जाएगा। मतलब जिस दिन से आपको जिला अलॉट हो जाएगा, पैसा उसी दिन से बनने लगेगा, भले ही ट्रेनिंग हो चाहे ना हो, चाहे गए प्रेजेंटी चढ़ा के चले आए, पैसा बनेगा उसी दिन से। तो ये आपका हो गया, सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। ये दोनों कागज़ के लिए क्या करो कि अपना तहसील पे जाके, तो चल के लिए बताया ना, यहाँ पर चल के लिए एफिडेविट में लिखवा देना सीधा सीधा। इधर जो अविवाहित वाले हैं ये भी एफिडेविट में लिखवा लेना, बात खत्म। 10 रुपये का एफिडेविट लगेगा, और जो भी लिखवाई लेंगे 100 रुपये काम है इसमें, 200 रुपये में काम हो जाएगा ये। और बाकी विवाहित वालों के लिए क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के माध्यम से ही होगा, वो रजिस्ट्रार वगैरह के साइन उसमें होते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से प्रमाण पत्र बनेगा। तो उसके लिए जो है वकील से बात कर लेना, तो वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, चल अचल संपत्ति, विवाहित अविवाहित हो गया, ये सब हो गया क्लियर। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को होगी नहीं अब, तो सारी बातें इसमें हो चुकी हैं। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करना, ठीक है। तो इसके बारे में बात होगी, बाकी इतना ही है, जितनी बातें इसमें दी हैं यही है। 7 दिन अभी फिलहाल आपका जो वो भरा जाएगा, उसके बाद 2-3 दिन के बाद जो अलॉट हो जाएगा जिला, उसके बाद जब जिले में जाओगे तब जाके ये सब कागज़ लेके जाना है। चलो ठीक है, बाकी कोई डाउट हो किसी को तो कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।